दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि युद्ध में हर रास्ता, हर तरीका जायज होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। युद्ध के अंदर जब भी वॉर की कंडीशंस होती है तो इसमें ह्यूमंस की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। आम इंसान नहीं मरना चाहिए एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। अगर वो मरता है तो हम लोग ये कहते हैं कि वो नरसंहार हो रहा है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। आज इजराइल को लेकर मीडिया बहुत कम पब्लिश करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल ने गाजा के ऊपर कोई नरसंहार नहीं किया है। जबरदस्त नरसंहार जो है वो गाजा के ऊपर इजराइल के द्वारा किया गया, भले ही मीडिया ने इसको कम कवर किया हो। रिसेंटली क्या हुआ है कि क्लस्टर बॉम्ब्स की बौछार कर दी है ईरान ने इजराइल के ऊपर, और इजराइल के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जैसे तेल अवीव है, वहां पर बहुत सी बिल्डिंग जो है वो तहस नहस हुई हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने जिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, ऐसा करना गैर कानूनी है, इलीगल है इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग, और अगर ऐसा ईरान करेगा तो उसको हम लोग एक नरसंहार मानेंगे। लेकिन ईरान ने तो इस्तेमाल कर दिया है। तो ईरान का यह सोचकर इस्तेमाल कर रहा था कि मुझे इजराइल के आम नागरिकों को भी मार देना है जो कि बेकसूर है। आखिरकार इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन अब तक क्या हो चुका है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमसे ज्यादा ईरान, हमसे पहले जो है वो इजराइल को, ईरान को नहीं, इजराइल को यह समझने की जरूरत है कि इजराइल को एज ए पपेट इस्तेमाल किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। यूएसए ने अपने मार्केट को डेवलप किया इजराइल के अंदर, यूएसए ने डेवलप किया पाकिस्तान के अंदर, यूएसए ने डेवलप किया यूक्रेन के अंदर। तो आज इजराइल का इस्तेमाल एज ए पपेट हो रहा है, कठपुतली की तरह हो रहा है, और वही कठपुतली अब नाच दिखा रही है और नाच दिखाकर दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रीटी तो, यानी कि जो संधि थी, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, वो तो अमेरिका और ईरान के बीच थी, लेकिन इजराइल बीच में क्यों कूद पड़ा? क्योंकि अगर अमेरिका की बात ईरान नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं इजराइल के थ्रू मनवाई जाए, और इजराइल जब अटैक करेगा तो इसके अंदर इजराइल जो है वो भी साफ हो सकता है। इससे अमेरिका के ऊपर कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका छिपे हुए तरीके से वार करता है, गोरिल्ला युद्ध जो है वो लड़ता है अमेरिका, ताकि उसकी असलियत जो है लोगों के सामने, देशों के सामने ना आए। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, शुरुआत कहां से हुई। 7 अक्टूबर 2023 से, जिस समय नोवा म्यूजिक फेस्टिवल इजराइल के अंदर चल रहा था और हमास के लड़ाके वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने वहां पे गोलीबारी करना शुरू किया, जिसमें इजराइल के बहुत सारे नागरिक मारे गए। इजराइल ने रिटालिएट किया हमास के ऊपर, जो कि हमास एक ग्रुप है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, और ईरान की जो आईआरजीसी है वो सपोर्ट करती है हमास को। इसलिए इजराइल ने हमास को खत्म करने का डिसाइड किया, जो कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर था। इसलिए गाजा के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो भी उसके अंदर मारे गए, भुखमरी वहां पर, माल न्यूट्रिशन वहां पर फैला। लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल को केवल अपना युद्ध जीतना है। इसी बीच ईरान की एंट्री होती है, और ईरान की एंट्री इस तरीके से होती है कि इजराइल ने ही सबसे पहले ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था, और वो इसीलिए किया था क्योंकि ईरान जो रेबल्स थे, मिलिट्री रेबल्स जो थे, जैसे होतीज है, हिजबुल्ला है, इनको सपोर्ट कर रहा था, और ये बात इजराइल को पता ही थी। इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और कैसे किया? मौसाद के थ्रू किया। मौसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने ऑलरेडी ईरान के अंदर मिसाइल्स तैनात कर दी थी, और इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। अब ईरान ने भी इसके ऊपर रिटालिएट करना शुरू किया, और उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स जो है उनका इस्तेमाल उसने करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कब कब इसका इस्तेमाल किया गया है, इजराइल और ईरान ने अब तक उस ट्रीटी के ऊपर साइन क्यों नहीं किया है जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर, इस्तेमाल को लेकर बैन लगाया जा सकता है। 2008 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले शहर की हालत देखिए। इसमें आप लोगों को ये जो बिल्डिंगें पूरी तरीके से खराब दिखाई दे रही हैं, इन पर क्लस्टर बॉम्ब्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अब इजराइल ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, तेहरान, नतांज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए, यहां पर अंडरग्राउंड जितनी भी फैसिलिटीज थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वहां पर टारगेट किया गया था। खैर, इजराइल ने ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया ईरान का। फिर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 7वें आसमान पर रहता है। अब बात यह है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान के जो लीडर थे, लीडर ऑफ डिफेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रिगेडियर जनरल माजिद खदामी, ये जो है वो उसके अंदर अटैक के अंदर मारे गए, यानी कि
अटैक के अंदर मारे गए मोहम्मद खजामी और उनको फिर बनाया गया, कदामी को यहां पे क्या बनाया गया, जनरल जो है IRGC का वो कमांडर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो मौत तो इनकी हुई। इससे ईरान पूरी तरीके से जो है वो टूट चुका था। ईरान को ये लगने लगा कि यार कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक इजराइल आ चुका है आज, तो कहीं ना कहीं जवाब देने की जरूरत है। और फिर ईरान का जवाब देने का तरीका, इसी बीच एक घटना होती है कि कतर के अंदर अमेरिका ने जितने भी एयरफोर्स बेस बना रखे थे वहां से 40 जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले गए। ऐसा बताया जा रहा था कि वो जो 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो अचानक से जब गायब हो गए कतर से, तो ये बताया गया कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए निकले, ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए निकले हैं। वो गए कहां पता नहीं है। अब यूएसए ने अपने अलग अलग देशों के अंदर, जैसे कतर हुआ, जैसे इजराइल हुआ, जैसे मालदीव्स हुआ, जैसे बांग्लादेश के लिए तो कोशिश कर ही रहा था। बांग्लादेश के अंदर ये कहा था कि हमको ये आइलैंड जो है वो दे दीजिए, लेकिन बांग्लादेश ने मना किया, शेख हसीना को हटा दिया। तो यूएसए ने क्या कर रखा है, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हर जगह जो है वो अपने मिलिट्री बेस तैनात कर रखे हैं। वैसे ही कतर के अंदर भी है, और वहां से 40 जो फाइटर जेट्स है वो वहां से अचानक गायब हुए और ये बताया गया कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए वहां से निकल पड़े हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं और इतने खतरनाक क्यों होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग इस फोटोग्राफ को देखिए। इस फोटोग्राफ के अंदर आपको एक आयरन का बहुत बड़ा एक कंटेनर नजर आ रहा है और छोटे छोटे इसके अंदर ये बॉम्ब्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार ये बॉम्ब्स नहीं है, ये ऐसा लग रहा है लड्डू रखे हुए हैं, लेकिन ये लड्डू नहीं है। हाँ, अगर एक कोई छोटा बच्चा, कोई महिला अगर इसको लड्डू समझ के उठा ले तो फट जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि एक बड़े से कंटेनर के अंदर छोटे छोटे बॉम्ब्स जो है वो रखे जाते हैं। इन्हीं बॉम्ब्स को फिर अटैक के लिए तैनात किया जाता है। खैर अभी तो हम लोग देखते हैं कि इजराइल ने, यानी कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो इस्तेमाल किए हैं उस बॉम्ब की गणित पहले आप लोग समझ जाइए। देखिए ईरान ने क्या किया कि एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर 20 बॉम्ब्स रख दिए। बॉम्ब्स रखे, कितने? 20 बॉम्ब्स रखे, ज्यादा संख्या नहीं थी, इतनी ही संख्या के अंदर रखा और उस शहर के ऊपर लेके गए। जैसे मैंने आपको अभी एक फोटोग्राफ दिखाई थी एक बिल्डिंग की जो कि खराब तहस नहस हो चुकी थी। इस बिल्डिंग को आप देखिए, इसमें अगर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक करना हो तो इस बॉम्ब को लगभग जमीन से 8 किलोमीटर ऊपर रखा गया, 8 किलोमीटर ऊपर रखा गया और इस क्लस्टर के अंदर ऑलमोस्ट 20 बॉम्ब्स थे। 8 किलोमीटर ऊपर रखते हुए इसको हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया गया और इसका जो रेडियस था वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर इसने रेडियस कवर कर लिया। जहां जहां ये बॉम्ब जाकर गिरे वहां वहां इन्होंने फटना शुरू कर दिया। ये भी नहीं देखा कि कोई वहां पर बच्चा है, कोई महिला है, कोई निर्दोष है, इसका कोई भी खबर जो है वो नहीं थी। इसीलिए ये बॉम्ब्स जब अटैक करते हैं तो इतना जबरदस्त अटैक होता है कि आसपास की सब कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाती है। अब टारगेटेड तो वॉर नहीं था ये भाई। अमेरिका ये कहता है कि हमने हमेशा टारगेटेड वॉर किया है, कि जो भी दोषी हैं केवल उनके ऊपर ही, जो टेररिस्ट हैं उनको ही हमने अटैक किया है। लेकिन अगर क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज होगा तो उनकी रेडियस लगभग 7 से 8 किलोमीटर की होती है और लगभग 8 किलोमीटर ऊपर से ही वो ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद उसके बॉम्ब्स बिखर जाते हैं। बॉम्ब्स के अंदर भी खास बात यह होती है कि कुछ बॉम्ब्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बिल्डिंग से टकराकर वो फूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बॉम्ब्स ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी में धंस जाते हैं और फटते नहीं हैं। दशकों बाद जब वो फटते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति की उसमें मौत होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर यह है कि ये टारगेटेड नहीं होते हैं और उस एरिया के अंदर पूरी तरीके से फैल जाते हैं इस तरीके से। अब इसको छोड़ा कैसे जाता है, आप इस डायग्राम के अंदर देखिए। एक्चुअली में एक बहुत बड़ा आयरन का कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर और है जिसके अंदर हमने उन बॉम्ब्स को फिल कर दिया है। अब ये जो बॉम्ब है, यानी कि ये पूरा जो क्लस्टर है, इसको हम लोग या तो ड्रोन से या किसी मिसाइल से इसको वहां पर टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद ये जो बॉम्ब्स हैं वो अलग अलग दिशा के अंदर जाकर फैल जाते हैं और जहां जहां ये टकराएंगे वहीं वहीं क्या होगा, ब्लास्ट होगा। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब इसका यूज कहां कहां पर हुआ? सबसे पहले इसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ। हमने अभी जो आपको नंबर बताया है वो तो केवल 20 नंबर है, 20 नंबर, यानी कि केवल 20 बॉम्ब्स ही एक क्लस्टर में रखे जाते हैं। लेकिन जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस समय 100 के आसपास बॉम्ब्स
एक क्लस्टर में रखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगी और एक छोटा क्लस्टर जो है वो बनाया जाने लगा और 20 बॉम्ब्स उसमें रखे। रिसेंटली यानी कि लास्ट ईयर की बात है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ इस एरिया को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर, तो फिर इन दोनों ने ही नेगोशिएट तो किया नहीं, लेकिन क्या हुआ, इसमें क्लस्टर बॉम्ब जो है उसका इस्तेमाल अजरबैजान के द्वारा किया गया और अजरबैजान ने इस्तेमाल किया आर्मेनिया के अंदर और आर्मेनिया ने किया अजरबैजान के ऊपर। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब जो है इस्तेमाल किया। अब आपको यहां पर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्लस्टर बॉम्ब बनाना कहीं पर भी ट्रीटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना वो ट्रीटी के खिलाफ है। अब देखिए कि हर साल जो है वो एक समिट होती है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। क्लस्टर बॉम्ब्स जो बनाए जाते हैं उसको लेकर, मतलब उसके बैन को लेकर हर साल जो है वो एक मीटिंग होती है, कन्वेंशन होती है। ऐसी मीटिंग 2008 के अंदर हुई थी। उस समय ये डिसाइड किया गया कि क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं बनाए जाएंगे और 2008 से लेकर अब तक 111 देशों ने उस पर सिग्नेचर कर दिया है और सहमति व्यक्त कर दी है कि हां, हम लोग क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे। लेकिन इजराइल ने और ईरान ने उस कन्वेंशन के, उस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किए, उससे सहमत नहीं थे और उन्होंने क्या किया, अब हाल ही में क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो क्लस्टर बॉम्ब जब भी गिरता है तो जबरदस्त इंपैक्ट करता है। अब आप लोग देखेंगे कि कनाडा ने जो है वो साइन किया हुआ है, मैक्सिको ने साइन किया हुआ है, लेकिन अमेरिका ने उस कन्वेंशन पर, उस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है जो कि क्लस्टर बॉम्ब्स के लिए, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर भी किया था। इंडिया ने भी इसके ऊपर साइन नहीं किया हुआ है, ना पाकिस्तान ने किया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रेटिफाइड जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे कंट्रीज हैं जिनको बॉम्ब इस्तेमाल करने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, और जो ज्यादा बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं जैसे रशिया वगैरह है, यूक्रेन वगैरह है, इन्होंने कभी भी इस पे साइन नहीं किए हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। बाद में यूक्रेन जो है वो इस चीज को कंफर्म करता है कि रशिया ने हमारे ऊपर इन क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। तो यूएसए ने कहा कि ठीक है, हम भी आपको क्लस्टर बॉम्ब्स देते हैं, और वो यूक्रेन के अंदर क्लस्टर बॉम्ब पहुंचे और उनको फिर अटैक किया गया रशिया के ऊपर। तो क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल बहुत पहले से होता हुआ आया है और रिसेंटली ईरान ने अभी क्या कर दिया है, क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जा सकता है, मैं आपको एक अंदाज से बताता हूं कि कहां तक जा सकता है। देखिए, ये वहां तक जाएगा जहां पर जाकर इजराइल के हथियार खत्म हो जाएंगे और इजराइल के पास में पैसा खत्म हो जाएगा। ईरान के पास में पैसे की कमी नहीं है, वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन वॉर को रोकेगा नहीं। ये वॉर तब रुकेगा जब इजराइल के पास में हथियार खरीदने का पैसा खत्म हो जाएगा और इजराइल ये कह देगा कि हां, अब हमको हथियार की जरूरत है लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है। ये वॉर तभी रुक सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि वॉर रुके। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 175 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। इसमें हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग इसको 500 रुपीज के अंदर अवेल कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त टेक्निक्स हमने इसके अंदर बताई। एक बार आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंदर ऑफिशियल टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।